हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। राजस्थान का जो अपना आरयूएनएल का एग्ज़ाम है उसके लिए जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान है वो मेजर रोल प्ले करेगा। जो सेक्शन बताया था आपको जीके रिलेटेड टू राजस्थान के अंदर, तो 44 मार्क्स उसके अंदर था। तो मेनली आप मानो मोर देन 50% के अराउंड आपका राजस्थान बजट प्लस राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। तो आज अपन शुरू करते हैं सीरीज में राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान। वन बाय वन जो अपन टॉपिक्स हैं उनको कवर करते जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान। तो इनिशियली आप समझना कि एक तो इकोनॉमिक सर्वे एक टर्म है और दूसरा है बजट। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में बताता हूं, उसके बाद में हम जो है फुल फ्लैश जो है इकोनॉमिक सर्वे के डाटा है उनको आएंगे। डाटा को एनालाइज करके आप याद रखोगे तो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी रह जाएगा क्वेश्चन को मार्क करना। अदरवाइज आपको मगिंग अप करते हो डाटा को तो भूलने की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे कंपैरेटिवली समझते हैं। बजट क्या चीज है और इकोनॉमिक सर्वे क्या चीज है, ये एक ही है या कुछ डिफरेंस है? देखो, बजट जो होता है वो होता है प्रिडिक्शन। बजट प्रिडिक्शन होता है। जैसे आप एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप कहीं भी कोई भी चीज परचेज करने जाते हो मानो, तो आपको जो अटेंडेंट है वो पूछता है कि सर आपका बजट कितना है। समझ रहे हो बात को? बजट कितना है मतलब आप पर्टिकुलर कोई भी कमोडिटी है, कोई भी स्टफ है, उस पर कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपकी अमाउंट कितनी है। तो बजट क्या है? बजट का मतलब होता है व्हाट वी विल डू। सिंपली समझना आपको, व्हाट वी विल डू। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो टर्म है बजट है वो आपका जो फाइनेंशियल प्लान है वो फ्यूचर के लिए, कि आप फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान क्या है, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान क्या है आपका। मतलब आप अपने आप को जो पूरा, अब मैं स्टेट की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर, तो स्टेट अपने आप को फाइनेंशियली कैसे मैनेज करेगा, उसके फाइनेंशियल प्लान क्या है, फाइनेंशियल गोल किस वे में मैनेज होंगे, पैसा जो आएगा वो कहां कहां पर इन्वेस्ट होगा और कहां से रिसोर्सेज आएंगे, वो एक प्रिडिक्शन है। ठीक है, तो बजट प्रिडिक्शन है। तो मतलब प्रिडिक्शन कब का होता है, आगे का होता है। तो बजट कब का है? अभी जो बजट आ रखा है वो कब का है? वो है 2025-26 का। अच्छा, ये जो 1 ईयर मैंने बताया है 25 से 26, ये फाइनेंशियल ईयर का बजट होता है। फाइनेंशियल ईयर का इकोनॉमिक सर्वे होता है। वैसे तो फाइनेंशियल ईयर का नहीं होता इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंशियल ईयर से पहले ही जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है। फाइनेंशियल ईयर मानी जाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करते हैं। तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे जो आया है वो फाइनेंशियल ईयर के 1 मंथ लेस है। तो आपको बजट में जो डाटा रिफ्लेक्ट होंगे वो इससे स्लाइटली डिफरेंट होंगे, क्योंकि 1 मंथ है, उसका डिफरेंस आपको वहां पर रिफ्लेक्ट होगा अगले आने वाले बजट के अंदर। ठीक है, तो बजट का मतलब तो ये होता है। नेक्स्ट टर्म मैंने बताई इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे का मतलब मैं आपको सिंपली टर्म में बताऊं। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब है व्हाट वी डिड, हमने कैसे फाइनेंशियली खुद को जो अपने एक्सपेंडिचर हैं उनमें मैनेज किया है, कौन से रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें इनकम हुई है। मतलब ये जो है इसको आप सिंपली लिखो व्हाट वी डिड, हमने किया क्या है फाइनेंशियली। मतलब आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो मतलब जो पास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री, पास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री, एक मैं आपको इन जनरल टर्म के अंदर बोलूं इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज पास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री। तो हिस्ट्री है तो कब की होगी, मतलब अभी जो आया है 2025 के अंदर वो इकोनॉमिक सर्वे कब का हुआ, ये हुआ 2024 और 25 का इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे कब का हुआ? 2024-25 का। ये तो होता है बेसिक डिफरेंस, बजट क्या है और इकोनॉमिक सर्वे क्या है। प्रिडिक्शन है, वो प्रिडिक्शन कितना एग्जीक्यूट हुआ है
अभी जो मान लो बजट में बता रहा हूं 2025-26 का, ये इकोनॉमिक सर्वे का प्रिडिक्शन है अगली बार वाले का, ये सिंपली समझना, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको क्लियर है। नेक्स्ट मैं टर्म बताता हूं आपको, फाइनेंशियल ईयर। मैंने आपको एक टर्म यूज किया, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर को मैं नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक चलेगा उसके अंदर FY से रिप्रेजेंट करूंगा। कब से कब तक का होता है इसको कंसीडर किया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। जैसे आप बैंकिंग में या फिर अदर जो सेक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनमें देखें कि क्लोजिंग टाइम है, तो क्लोजिंग टाइम पे वर्कलोड है वो ज्यादा होता है। क्लोजिंग टाइम मतलब पूरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको अपने को कैलकुलेट करके दिखाना है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो। फाइनेंशियल ईयर का मतलब आपको सिंपली समझना है जो अपना 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ये 1 ईयर का ड्यूरेशन। तो मैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसके अंदर FY से रिप्रेजेंट करूंगा फाइनेंशियल ईयर को, ठीक है। अब देखना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो इकोनॉमिक सर्वे में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो सबसे पहले जो टर्म आती है आपके माइंड के अंदर वो निकल के आएगी GDP का। तो GDP क्या है, उसके बाद में स्टेट GDP और जो भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो इकोनॉमिक सर्वे को आपका रिफ्लेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे जिन पर बेस्ड होता है, उन इंडिकेटर्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन डाटा एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो ये इनिशियली जो आपका इकोनॉमिक सर्वे का क्लास है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक बताया जा रहा है, जिसके बारे में आपको अगले वाले जो टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे तो उनमें टर्म्स वो यूज होंगी, लगातार फ्रिक्वेंट टर्म्स यूज होंगी, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखना GDP के बारे में देखना, GDP क्या होती है, GDP तो फुल फॉर्म आप लिख लो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अच्छा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये मैं जो टर्म यूज कर रहा हूं GDP, वो विद रिस्पेक्ट टू है नेशनल, मतलब आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करोगे तब तो GDP, और स्टेट के स्तर पर बात करोगे तो मैं टर्म यूज करूंगा GSDP, दैट इज ग्रोस अपना जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP। टर्म सेम है, जो मतलब विद रिस्पेक्ट टू नेशनल है या स्टेट है उसमें डिफरेंस है। अब इसकी डेफिनेशन समझना कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP होता क्या है, सबसे पहले आपको यह समझना है, ठीक है। तो इनिशियली मैंने आपको टर्म यूज किया फाइनेंशियल ईयर, तो पॉइंट बाय पॉइंट डेफिनेशन को लिखना। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, विद इन फाइनेंशियल ईयर, विद इन फाइनेंशियल ईयर, 1 ईयर का मैं बता रहा हूं, विद इन फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो अपना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम है, उस टाइम पीरियड के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर आपका जो भी आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री है, जैसे मैं GDP की बात कर रहा हूं, तो जो कंट्री की जो भी डोमेस्टिक बाउंड्री है, तो मैं इसमें लिखूंगा डोमेस्टिक बाउंड्री, डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री, यहां पे आप लिखो विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री। जो मैक्सिमम आपका जो अपना प्रॉफिट है, या मैं आपको बोलूं कि मार्केट प्राइस है, आपकी मार्केट वैल्यू है, उन सब का हम सम करेंगे तो आपके पास में GDP की कैलकुलेशन आएगी। तो इसमें लिखना कि सम ऑफ मार्केट प्राइस, सम ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखना इसको आप डेफिनेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे GDP को। मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ GDP, GDP इज द सम ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल, टर्म को इंपॉर्टेंट मार्क करना, फाइनल बोल रहा हूं, क्यों फाइनल बोल रहा हूं वापस समझाऊंगा मैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री इन 1 फाइनेंशियल ईयर और विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर कॉल्ड एज GDP। मतलब रिवर्स डायरेक्शन में आप पढ़ दोगे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ GDP। अच्छा इसको समझना, क्या बोल रहा हूं मैं, सम ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। फाइनल का मतलब क्या है,
जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कोई भी चीज की, ठीक है, तो आप मान लो कि आप घी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आपको घी का, तो आपने पहले इनिशियल वैल्यू जोड़ दी, दूध की, मिल्क की वैल्यू जोड़ दी, उसके बाद में आपने उसको कर्ड में, दही में कन्वर्ट किया, उसकी वैल्यू जोड़ दी, ठीक है, तो फाइनल आपका गुड्स पहुंचेगा वहां पर, लास्ट एंड ऑफ द जो प्रोडक्ट है उस तक आपकी वैल्यू जो है वो 2 या 3 टाइम्स आपकी ऐड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं जोड़ी, आपने जो रॉ प्रोडक्ट थे, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स थे, उनकी वैल्यू आप ऐड करते गए हो जीडीपी में। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, दोहराव ना हो, रिपीटेशन ना हो, इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस, चाहे सर्विसेज हो चाहे गुड्स हो, उनकी फाइनल वैल्यूज जो है उसका सम होना चाहिए, उसकी जो मार्केट प्राइस है, लागत वैल्यू है, जो बाजार वैल्यू है उसकी, उसका जो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, जो भी घरेलू बाउंड्री, मतलब जो अब चाहे जो मैं अगर बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, तो भारत की जो भी डोमेस्टिक बाउंड्री है, जो घरेलू सीमा है राजस्थान की, या भारत के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, तो भारत की जो डोमेस्टिक बाउंड्री है उसमें एक साल के अंदर कितनी गुड्स और सर्विसेज जो हैं मैन्युफैक्चर हुई हैं, उनके फाइनल मार्केट प्राइस का जो सम होता है उसको बोला जाता है जीडीपी, ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन आपको समझनी है, जीडीपी होता है क्या है। अब मैं बात करूंगा जो स्टेट के रेस्पेक्ट में, स्टेट के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीएसडीपी, इसको मैं फ्रीक्वेंट यूज करूंगा, जीएसडीपी टर्म को रेदर देन जीडीपी, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीएसडीपी। अच्छा, जीएसडीपी को कैसे डिफाइन करोगे, विद इन वन फाइनेंशियल ईयर within domestic boundary of the state, sum of market price of all final goods and services, इनका जो सम है उसको बोला जाता है जीएसडीपी। क्या डिफरेंस क्रिएट किया मैंने किया कि डोमेस्टिक बाउंड्री कौन सी है, विद इन द स्टेट। जीडीपी की बात की तब क्या बोला था, डोमेस्टिक बाउंड्री विद इन कंट्री। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जीएसडीपी और जीडीपी के अंदर मेन डिफरेंस। तो जीडीपी का आपको आइडिया हुआ कि जीडीपी क्या चीज है, और जो अपन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में फाइनली हम जो जीडीपी के बारे में बात करेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में और राजस्थान के पर्सपेक्टिव से, तब फाइनल जो अपन चर्चा करेंगे जीडीपी के बारे में। फिलहाल के लिए टर्मिनोलॉजी समझनी है कि जीडीपी होती क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये अपना जो जीडीपी के बारे में मैंने आपको बताया कि स्टेट के लिए हम यूज करते हैं ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो वर्ड है। नेक्स्ट टर्म देखना आप कि जो एक एनडीपी के बारे में थोड़ा सा समझ लो। एनडीपी क्या होता है, एनडीपी, इसको मैं बोलूंगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं एनडीपी, वो किसके रेस्पेक्ट में है, वो इंडिया के रेस्पेक्ट में, कंट्री के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसको स्टेट के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एनएसडीपी। एनएसडीपी का मतलब क्या हो गया, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, क्या डिफरेंस है, मैंने जो अपना स्टेट वाला भी प्रीवियसली डिस्कस किया, ग्रोस और नेट के अंदर। जीएसडीपी में क्या आ रहा था, जीएसडीपी में ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है एनएसडीपी, दैट इज नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डिफरेंस क्या है आपका जो एनएसडीपी के अंदर और आपका जीएसडीपी के अंदर, मेजर डिफरेंस क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, सिंपली देखो मैं आपको समझाऊं कि आपने कोई बाइक परचेज की, ठीक है, आपको 1 ईयर उसको आपने वर्किंग में रखा, उसके बाद में क्या जो शोरूम वैल्यू थी वो आफ्टर 1 ईयर वही रहेगी। ये एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेकर बताया मैंने आपको। मशीनरीज है या फिर अदर जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हों कोई भी, उनकी वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम घटती है, डेप्रिशिएट होती है। यहां पर मैं जो एक्सेप्शन है गोल्ड वगैरह उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो यूज हुए हैं, उनकी
जो वैल्यू डेप्रिसिएट हुई है उसको मैं अगर जो आपका ग्रोस वैल्यू में से घटा देता हूं तो आपके पास में क्या आएगी, नेट वैल्यू आ जाएगी। मतलब जैसे आपको सिंपली मैं बताऊं कि एक कंपनी के रेस्पेक्ट में आपको बात करता हूं कि कंपनी का टर्नओवर कितना है और उसका प्रॉफिट कितना है। टर्नओवर मतलब उसकी लेनदारियां देनदारियां टोटल सम कितना है, वो तो है उसका जो मैं बात करता हूं कंपनी के लिए कि उसका टर्नओवर। और हम प्रॉफिट की बात करते हैं, दैट इज मार्जिन वैल्यू जो अपने को अचीव हुई है। सेम ऐसा ही है एनएसडीपी और जीएसडीपी। देखो डेफिनेशन सिंपली ऐसे लिख लेना कि आपको ये जो फॉर्मूला की फॉर्म में मैं आपको लिखा रहा हूं कि एनएसडीपी इज इक्वल्स टू जीएसडीपी माइनस डेप्रीसिएशन ये आप सिंपली अभी आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि जो कंपैरिजन वे में मैंने आपको बताया है कि एनएसडीपी और जीएसडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यू क्या है और ग्रोस वैल्यू क्या है। ग्रोस वैल्यू में से आप अगर डेप्रिसिएशन को घटा दोगे तो आपकी वैल्यू आएगी वो नेट वैल्यू आ जाएगी। तो जनरली हम जो टर्म यूज करते हैं वो विदाउट डेप्रिसिएशन यूज करते हैं, जो इंडिकेशन ऑफ अपन इकोनॉमिक में यूज करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में ज्यादातर जीएसडीपी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप सिंपली अपना जो एक बेसिक आइडिया रखने के लिए ध्यान में रखोगे कि एनएसडीपी इज इक्वल्स टू जीएसडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक मेन रोल ये भी था एनएसडीपी बताने का, क्योंकि देखो मैं अगर जीडीपी की बात करता हूं तो जीडीपी अपना प्रोस्पेरिटी का साइन नहीं है। मतलब सिंपली समझना वापस से कि मान लो किसी स्टेट या कंट्री की जीडीपी ज्यादा है, मतलब वहां का लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं है। मतलब लिविंगहुड क्या है, लाइफ ऑफ लिविंग क्या है, प्रोस्पेरिटी का साइन है, वो जीडीपी नहीं है। तो क्या है? वो है पर कैपिटा इनकम। तो टर्म समझना नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट टर्म समझना, पर कैपिटा इनकम। इसको मैं नेक्स्ट जो अपना इकोनॉमिक्स है उसके अंदर मैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, इससे मैं फ्रीक्वेंट ये वर्ड यूज करूंगा पीसीआई। तो आपको पीसीआई बोलते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए पीसीआई का मतलब क्या है, पर कैपिटा इनकम। अच्छा, पर कैपिटा इनकम डिफाइन कैसे होती है? जो मैंने अभी आपको वर्ड बताया एनएसडीपी। अच्छा, एनएसडीपी क्या है? जीएसडीपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे वो एनएसडीपी है। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसको मैथमेटिकल वे में समझना क्या है। एनएसडीपी को आप डिवाइड कर दोगे, जो टोटल पॉपुलेशन है, कौन सी टोटल पॉपुलेशन? मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, और जो वर्किंग है, सरकार ये मानती है कि 15 साल का जो है, मतलब जो भी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है, स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसकी आयु 15 वर्ष हो गई है, वो इनकम करने के लिए कैपेबल है, ये माना जाता है। तो इसके अंदर मैं जो लिखूंगा कि टोटल पॉपुलेशन, देखना, टोटल मिडिल क्लास, MIDDLE, मिडिल क्लास पॉपुलेशन, टोटल मिडिल क्लास पॉपुलेशन। अगर मैं स्टेट के लिए बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? टोटल मिडिल क्लास पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। किस ईयर में? 15 to 64। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम क्या है कि एनएसडीपी है विद रेस्पेक्ट टू टोटल मिडिल क्लास पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। मतलब मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दूंगा मैं एनएसडीपी से उसको, तो वैल्यू किसकी आएगी? पर कैपिटा इनकम की वैल्यू आएगी। ठीक है, राजस्थान की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया की पर कैपिटा इनकम से कम है। ये जो डाटाज हैं उनके बारे में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है कि पर कैपिटा इनकम होती क्या है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बोला था कि लिविंगहुड या जो आपकी लाइफ जो है उसका कितना वो प्रोस्पेरिटी है, उसके अंदर प्रोस्पेरिटी उसको रिफ्लेक्ट करती है
पर कैपिटा इनकम। मतलब पर कैपिटा इनकम का मतलब ज्यादा होने का मतलब है लिविंगहुड बेटर है, प्रोस्पेरिटी का साइन है पीसीआई, सिंपल वे के अंदर। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट एक और टर्म समझना जो इकोनॉमिक्स के वे में आपको फ्रीक्वेंट में यूज करूंगा उस टर्म को, दो वैल्यूज। मतलब मैं अगर चाहे जीडीपी की बात करूं, चाहे मैं एनडीपी की बात करूं, चाहे मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं, चाहे मैं जीएसवीए की बात करूंगा, आगे सब में मैं दो वैल्यूज यूज करूंगा। कौन सी दो वैल्यूज? एक होगी कांस्टेंट प्राइस पर, दूसरी होगी करंट प्राइस पर। अच्छा, ये क्या चीज है कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस? देखना, मैं जीडीपी के लिए बोलता हूं, पहले सब में यूज करूंगा, वैसे तो टर्म समझना, जीडीपी के लिए यूज कर रहा हूं। एक यूज करूंगा मैं एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मतलब एक मैं बेस ईयर मान के चलूंगा, एक मैं बेस ईयर मान के चलूंगा। कौन सा बेस ईयर मानूंगा? फिलहाल जो बेस ईयर माना जाता है वो 2011-12 का माना जाता है। कौन सा माना जाता है? 2011-12 का। अच्छा, ये बेस ईयर क्या है और ये 11-12 का ही क्यों माना जाता है? क्या इससे पहले कोई दूसरा था या फिर आगे कोई दूसरा हो जाएगा? बिल्कुल, बेस ईयर का सिंपली एकदम सिंपलेस्ट वे में बताता हूं, ऐसा माना जाता है कि जिस ईयर के अंदर, जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंट्री या स्टेट की जीडीपी में फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं हुआ हो, दूसरे वे में बोलूं कि इन्फ्लेशन रेट लगभग कांस्टेंट रही हो, उस ईयर को जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बेस ईयर कंसीडर करते हैं। बेस ईयर का फायदा क्या है कि अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की बात कर रहा हूं तो एक बोला जाएगा बेस ईयर के रेस्पेक्ट में जीडीपी इतना है और करंट प्राइस हैं उनके रेस्पेक्ट में इतना है। बेस ईयर मतलब मैं इन्फ्लेशन रेट को पिछले 10 सालों में, अभी जैसे 2011-12 बेस ईयर मैंने आपको बोला, तो 2011-12 से लेकर अभी तक 2025 तक जो इन्फ्लेशन बढ़ी है मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा। तब तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आपकी एट कांस्टेंट प्राइस आएगी। और दूसरा जो टर्म यूज करूंगा, और ये सबके लिए होगा, ये एनडीपी के लिए भी होगा, ये पर कैपिटा इनकम के लिए भी होगा, सबकी आपको दो दो वैल्यू, जीएसवीए की बात करेंगे उनके लिए भी होगा, सबके लिए दो वैल्यूज होंगी। एट करंट प्राइस, एट करंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब कि जो अब की बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की बात कर रहा हूं, तो 2024-25 के अंदर इन्फ्लेशन रेट को इंक्लूड करने के बाद में क्या इंपैक्ट आ रहा है उसको मैं वैल्यू कंसीडर करूंगा एट करंट प्राइस के अंदर। मतलब बेस प्राइस के अंदर जो भी वैल्यू आएंगी, चाहे वो जीडीपी की हो, चाहे एनडीपी की हो, चाहे पर कैपिटा इनकम की हो, वो चाहे स्टेट के रेस्पेक्ट में हो, चाहे कंट्री के रेस्पेक्ट में, वो वैल्यू करंट के प्राइस के रेस्पेक्ट में आपको कम रिफ्लेक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि उनमें इन्फ्लेशन रेट को इंक्लूड नहीं किया गया। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट जो आपको मैं फ्रीक्वेंट टर्म यूज कर रहा हूं, इन्फ्लेशन रेट, ये इन्फ्लेशन रेट एक्चुअली है क्या? इन्फ्लेशन रेट एक्चुअली है क्या, आपको ये समझना है। अच्छा, इसका तो आपको समझ में आता है कि मैंने 2011-12 को क्यों कंसीडर किया। इसको आप लिख भी सकते हो कि आप जिसमें फाइनेंशियल ईयर, जिसके अंदर मैंने आपको वर्बली बताया कि फाइनेंशियल ईयर जिसके अंदर हम मानते हैं कि इन्फ्लेशन रेट का इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं हुआ हो, लगभग कांस्टेंट रही हो, मतलब 2011-12 अगर बेस ईयर कंसीडर किया गया है, इसका मतलब 2011-12 के अंदर महंगाई की दर है वो ज्यादा नहीं बढ़ी, लगभग महंगाई नियत रही है। ठीक है, ये मैं जो है किसी भी गवर्नमेंट के, जो भी कोई गवर्नमेंट रही हो 2011-12 में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये इकोनॉमिक वे में हम बात कर रहे हैं कि 2011-12 फाइनेंशियल ईयर कंसीडर किया गया है, मतलब इस ईयर के अंदर फाइनेंशियल रेट है वो लगभग कांस्टेंट रही है, महंगाई दर नहीं बढ़ी है, जितनी थी उतनी ही रही है। तो एक टर्म यूज कर रहा हूं यहां पर मैं, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट।
इन्फ्लेशन रेट लगभग कांस्टेंट रही है इस ईयर के अंदर, तो इसको मैंने बेस ईयर कंसीडर करते हैं अभी वर्तमान में। इससे पहले 2009 वाले को कंसीडर करते थे, अभी 2011-12 बेस ईयर कंसीडर किया जाता है। तो कांस्टेंट प्राइस बोलूं तो अपने आप ही दिमाग में आ जाना चाहिए 2011-12 के रिस्पेक्ट में अब कितनी है, वो मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एट कांस्टेंट प्राइस और एट करंट प्राइस। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं यूज करूंगा टर्म के बारे में आपको बताता हूं कि इन्फ्लेशन रेट है क्या। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट, अच्छा हिंदी में बोलूं तो इन्फ्लेशन रेट को क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन रेट मुद्रास्फीति मतलब जो आपकी नॉर्मल प्राइस है, जो जनरल प्राइस वैल्यूज जो हैं उनके रेस्पेक्ट में जो आपकी महंगाई है वो कितना अपलिफ्ट कर रही है, महंगाई किस रेट से बढ़ रही है, उसको बोला जाता है हिंदी में बोलूं तो आपको कि सामान्य जो कीमत का स्तर होता है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन रेट या मुद्रास्फीति का टर्म आपको ध्यान में रखना है। तो इसको समझना कि इन्फ्लेशन रेट होती क्या है। ये क्या होता है, एक टाइप से एक परसेंटेज होता है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट इज ए परसेंटेज। अच्छा, किसका परसेंटेज है ये इन्फ्लेशन रेट है, वो किसका परसेंटेज है, जो आपका एक सेकेंड, इन्फ्लेशन रेट यहां पर मैं आपको हिंदी में भी लिख देता हूं, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो जो परसेंटेज है, जो आपका प्राइस लेवल, आपको सिंपल याद रखना है कि जो सामान्य कीमत स्तर में जो वृद्धि हो रही है उसको कंसीडर किया जाता है। मैं यहां पर सिंपल टर्म यूज कर रहा हूं, जनरल प्राइस लेवल। इस जनरल प्राइस लेवल में कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, उस इंक्रीज रेट को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब जो सामान्य कीमत स्तर है, जनरल प्राइस वैल्यूज हैं, उनके अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो इन्फ्लेशन रेट को मैं अगर कंसीडर करता हूं तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो होती है करंट प्राइस। अगर आप इन्फ्लेशन रेट को कंसीडर नहीं करते हैं, बेस ईयर मान के चलते हैं 2011-12 को, तो मतलब 2011-12 के रेस्पेक्ट में अभी कितना है, फिर वो जीडीपी हो, एनडीपी हो या पर कैपिटा इनकम हो, दैट इज कॉल्ड एज एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो ये आपको टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा और मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। देखो, इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगा। जनरली जो अपनी इन्फ्लेशन रेट की वैल्यू होती है, जो महंगाई दर होती है, वो लगभग ये मान के चलो आप 6 से 7% के बीच में वेरी करती है। ये कहाँ से आया ये वैल्यू, थोड़ा सा इसको और ध्यान में रखना। देखना कि मैं बैंकिंग के टर्म में आपको बात करता हूँ, बैंकिंग के रेस्पेक्ट में, कि आपको उससे ज़्यादा माइंड में हिट करेंगी चीज़ें। आपका सेविंग अकाउंट पर आप किसी भी बैंक में देखना आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, 2.5%, 3%। यही वैल्यू आपको अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग आपको इन्फ्लेशन रेट के इक्वल मिलेगा। मतलब 6 से 7% के अराउंड, बता रहा हूं 10% भी रहता है कईयों में, लेकिन 6 से 7%, मतलब कि आप अगर 100 रुपये आज एफडी में जमा कर रहे हो तो आपको ये कमिटमेंट दी जाती है कि आपके अगले ईयर भी वो ₹100 ही रहेंगे। इन्फ्लेशन रेट का सिंपली एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो आज आपके पास में 100 रुपये हैं और आप 100 रुपये की इक्वल कोई वैल्यू है वो मार्केट से परचेज कर पा रहे हैं, लेकिन अगले साल इन्फ्लेशन रेट कितनी, मैं बोला 6 से 7%, चलो मैं 6% कंसीडर करके चल लेता हूं। मतलब अगली बार, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में ये 100 वैल्यूज कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 106। ठीक है, तो अब जो पिछले साल आप वैल्यू 100 रुपीज में 100 रुपए की जो चीज खरीद पा रहे थे उसकी अब आपको कितना पे करना पड़ेगा, 106 रुपए। आपको एफडी पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देते हैं, 6 से 7%। मतलब आपके 100 रुपए ही रखे जाते हैं। मतलब आज अगर आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद सकते हो तो अगले साल भी जो 106 रुपए में मिल रही है वो एक्चुअली 100 रुपए की ही थी,
लेकिन उसमें इन्फ्लेशन रेट ऐड हो गया जिस वजह से वो 106 की होगी, लेकिन चीज तो सेम ही है। वो पिछली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आप वही खरीद पा रहे थे और अभी भी वही खरीद पा रहे हो। मतलब आपको एफडी पर एक्चुअल के अंदर कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है। आपकी वैल्यू जो है 100 है, वो 100 ही रहती है। अदरवाइज आपका क्या है, वैल्यू अगर आप मान लो लेस देन, आप इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पा रहा है अगर आपका इंटरेस्ट रेट, मतलब आपका वैल्यू है, आपका मनी है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है। समझ रहे हो, ये इन्फ्लेशन रेट का मतलब है। सिंपली आपको मैंने सिंपल एग्जांपल से समझाया कि इन्फ्लेशन रेट एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, अब देखना, ये सारी इकोनॉमिक्स की जो टर्म थी इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हमने डिस्कस किया कि जीडीपी क्या होती है, डेप्रिसिएशन कैसे इंपैक्ट करता है, इन्फ्लेशन क्या होती है, नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम के बारे में इंडिकेशन किसका है, पर ये जो अपना पीसीआई जो है वो इंडिकेशन किसका है, पर कैपिटा इनकम इंडिकेशन किसका है। ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं वो इंपैक्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे पर। मतलब ये जो टर्म यूज की, दैट आर द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, सिंपल वे में। अब समझना जीडीपी के बारे में, फुल फ्लैश अपन जो है इकोनॉमिक सर्वे पर आएंगे अभी। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हम देखते हैं, देखना अभी जीडीपी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। जीडीपी, अच्छा, जीडीपी से बेटर मैं अगर टर्म यूज करूं तो विद रिस्पेक्ट टू स्टेट पढ़ रहे हैं तो हम जीएसडीपी यूज कर लेते हैं। अच्छा, मैं अगर इंडिया के लिए बोलूं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना है कि वो जीएसडीपी नहीं जीडीपी है। ठीक है, तो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीएसडीपी। ठीक है, अब हम जो है फुल फ्लैश जो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है उस पर चलेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू मैं इंडिया बात करूंगा तो ऑटोमेटिकली टर्म को समझ जाना है कि ये जीएसडीपी नहीं है, ये जीडीपी है। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि एट करंट प्राइस कितना है इंडिया के लिए और राजस्थान के लिए कितना है, इंडिया के लिए और राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए। अच्छा, राजस्थान के लिए जो टर्म यूज है वो है जीएसडीपी और इंडिया के लिए जो टर्म यूज है वो है जीडीपी। और यहां पर मैं लिख देता हूं एट कांस्टेंट दो टर्म यूज करूंगा, एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब बेस ईयर कंसीडर कर रहा हूं मैं, एट करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब जो अभी का इकोनॉमिक सर्वे है, तो 2024-25 की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू कितनी है। तो इंडिया के लिए एट कांस्टेंट प्राइस पर मैं अगर बात करूं तो जो हमारे पास में वैल्यू निकल कर आती है, जो इंडिकेशन है 184.88, 184.88। ये क्या है, ये सारी जो वैल्यूज हैं वो लाख करोड़ के अंदर है। मतलब एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब 2011-12 के रेस्पेक्ट में इंडिया की जीडीपी कितनी है, 184.88 लाख करोड़ वैल्यू जो है इंडिया की जीडीपी है। एट करंट प्राइस इसकी वैल्यू कितनी है, 324.11, 324.11 लाख करोड़। तो जो वैल्यूज आपको मिलेगी अभी देखने के लिए कि इंडिया की जीडीपी कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, एट कांस्टेंट प्राइस पूछ रहा है या एट करंट प्राइस पूछ रहा है। करंट प्राइस पर हर डाटा में ऑब्जर्व करना कि जो वैल्यू मिलेगी करंट प्राइस पर वो ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन रेट को इंक्लूड किया गया है। इस वजह से जो वैल्यूज हैं, करंट की वैल्यू किसी भी जो इंडिकेटर्स के लिए करंट प्राइस की वैल्यू हमेशा ज्यादा मिलेगी। अच्छा, राजस्थान के रेस्पेक्ट में बात करता हूं मैं, तो राजस्थान के रेस्पेक्ट में जो कांस्टेंट मैं अगर प्राइस की बात करूं तो 9.06 लाख करोड़, एग्जैक्ट आपको ध्यान नहीं रखना है, इतना आप ध्यान में रख लेना, 9.06 लाख करोड़ एट कांस्टेंट प्राइस राजस्थान की जीडीपी, दैट इज जीएसडीपी की वैल्यू है। तो एट करंट प्राइस ये वैल्यू कितनी होगी, ये लगभग आप मानकर चलना कि डबल से थोड़ा सा कम, 17.04 लाख करोड़। मतलब पिछले 12 से 13 सालों के अंदर इन्फ्लेशन रेट, मतलब जो मार्केट प्राइस की वैल्यू है, लगभग डबल हो गई है। तो एट करंट प्राइस राजस्थान की जीडीपी कितनी है, ऑटोमेटिकली समझना, जीएसडीपी बोल रहा हूं,
कितनी वैल्यू है? 17.04 लाख करोड़ वैल्यू कितनी है? राजस्थान की जीडीपी है। दोनों का याद रखेंगे, एट कांस्टेंट प्राइस और एट करंट प्राइस वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जो राजस्थान है वो कितना रोल प्ले करता है इंडिया की जीडीपी के अंदर? इंपॉर्टेंट, याद रखना कि जो राजस्थान जो रोल प्ले करता है, राजस्थान प्लेज रोल इन इंडिया जीडीपी, इंडिया जीडीपी। तो ये वैल्यू जो है ये लगभग आपके पास में 5.06%, मतलब इंडिया की जीडीपी का 5.06% जो वैल्यू है वो राजस्थान की जीडीपी है। ये आप 06 के बजाय 26 करेंगे तो ज़्यादा एग्जैक्टली 26, क्योंकि ये जो डाटा है वो इतने क्लोज आपके नो डाउट आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि आपको 5.06 भी मिले और 5.26 भी ऑप्शन में मिले। तो राजस्थान की जो जीडीपी है वो इंडिया की जीडीपी के अंदर कितना परसेंट रोल प्ले करती है? 5.26। ये किस पर वैल्यू है? ये करंट प्राइस पर वैल्यू है। ये वैल्यूज जो मैं बता रहा हूं वो करंट प्राइस पे है। अच्छा, एट कॉन्स्टेंट प्राइस, अगर मैं बोलूं एट कॉन्स्टेंट प्राइस, कॉन्स्टेंट प्राइस का मतलब क्या है कि बेस ईयर मैंने कंसीडर किया है। कौन सा किया है? 2011-12 का मैंने बेस ईयर कंसीडर किया है। तो क्या इसकी वैल्यू करंट प्राइस से ज्यादा होगी या कम होगी इसकी वैल्यू? तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया जो करंट की वैल्यूज हैं वो हमेशा ज्यादा होंगी, कांस्टेंट की जो वैल्यूज हैं वो हमेशा आपको कम देखने को मिलेंगी। तो कांस्टेंट प्राइस पर ये वैल्यू कितनी है? ये है 4.90%। इतना परसेंट वैल्यू, अगर मैं बेस ईयर के रेस्पेक्ट में बात करूं तो 4.90% जो इंडिया की जीडीपी में राजस्थान का योगदान है। एट करंट प्राइस मतलब वर्तमान में इन्फ्लेशन रेट को इंक्लूड करने के बाद में मैं अगर बोलूं तो 5.26% जो रोल प्ले करता है राजस्थान जो इंडिया की जीडीपी के अंदर, ठीक है। जो ये वैल्यूज मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग के अंदर, ये वैल्यूज बताई 324.11 जो लाख करोड़ वैल्यू है, इसके अंदर जो 5.26% है एट करंट प्राइस पर, इसमें मतलब 5.26% आप इसका निकालोगे, दैट इज द जीडीपी ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि राजस्थान क्या रोल प्ले करता है इंडिया की जीडीपी के अंदर, ठीक है। तो ये अपन ने मेनली जीडीपी का एक ओवरव्यू लिया कि इंडिया के रेस्पेक्ट में राजस्थान का इंपैक्ट कितना है। अब जो अपना कंपैरिजन चलेगा इंडिया के साथ में और फुल फ्लैश आते हैं राजस्थान के ऊपर, ठीक है। तो देखना, अब मैं पूरा जीएसडीपी के बारे में बात करूंगा, जीएसडीपी, ठीक है। अब जो इंडिया के साथ में अगर कंपैरिजन होगा वहां पर आपको स्पेशली बता दिया जाएगा कि जो अपन वैल्यूज जो कंसीडर कर रहे हैं वो इंडिया के रेस्पेक्ट में है या फिर राजस्थान के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं अपन जो जीएसडीपी है उसके बारे में। तो एट ए कॉन्स्टेंट प्राइस पर मैं पहले बता देता हूं आपको कि एट ए कॉन्स्टेंट प्राइस पर, यहां पर लिख देता हूं आपको मैं जीएसडीपी, जीएसडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस, एट कॉन्स्टेंट प्राइस। अच्छा, एट कॉन्स्टेंट प्राइस का मतलब क्या है? बेस ईयर 2011-12 को कंसीडर करके मैं जो वैल्यूज कंसीडर कर रहा हूं 2011-12 की है, किसके अंदर? जो अपना जीएसडीपी के अंदर जो वैल्यूज अभी कंसीडर कर रहा हूं एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब बेस ईयर मैंने मान रखा है। इसके रेस्पेक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जीडीपी आपको ध्यान में रखनी है। यहां पे मैं आपको दोनों वैल्यूज लिख लेता हूं कि यहां पर लिख लेता हूं जो राजस्थान के रेस्पेक्ट में और यहां पर इंडिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आएगी वो होगी जीएसडीपी की, जो इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करूंगा वो होगी वैल्यू जीडीपी की। अच्छा, जीएसडीपी के लिए मैंने वैल्यू जो स्टार्टिंग में अपने ने ये डिस्कस भी कर लिया है। जीएसडीपी के लिए मैंने क्या बोला था कि जो वैल्यूज है वो 9.06 लाख करोड़ वैल्यू, कितनी वैल्यू बताई थी? 9.06 लाख करोड़ वैल्यू। अच्छा, जो अभी मैंने करंट प्राइस पर लगभग डबल 17.04, मतलब जो कांस्टेंट प्राइस है उससे लगभग डबल आप मान लेना, 9 का डबल 18, लगभग 17 के अराउंड 17.04 रफ आइडिया रखना है एट ए करंट प्राइस, ठीक है। इंडिया के रेस्पेक्ट में मैंने कितना बोला था? 184.88 जो मैंने वैल्यू लिखी थी, जैसे 184.88 लगभग
लाख करोड़ वैल्यू है, इसका लगभग डबल करोगे 324 के अराउंड, वो हो गई वैल्यू एट ए करंट प्राइस पर। ठीक है, ये वैल्यू है एट ए कांस्टेंट प्राइस पर। तो जीडीपी के बारे में राजस्थान के रेस्पेक्ट में, इंडिया के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन पढ़ना एट कांस्टेंट प्राइस। इसको चाहे भले से हटा दो, यहां पर एट कांस्टेंट प्राइस आप जो वैल्यू है वो कंपेयर कर रहे हैं किसकी, जीडीपी और जीएसडीपी की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखना, एट कांस्टेंट प्राइस देख लिया, एट करंट प्राइस वैल्यू है वो क्या होगी, दोनों के लिए पढ़ते हैं। पहले इनिशियली हमने देख भी लिया है, एट करंट प्राइस, एट करंट प्राइस। तो एट करंट प्राइस जो वैल्यू है वो विद रिस्पेक्ट टू राजस्थान बोल लूंगा तो क्या होगी, जीएसडीपी कितनी, 17.04 लाख करोड़। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बोलूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जीडीपी। ऑटोमेटिकली समझना आपको कि जीडीपी बोल रहा हूं मतलब विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बोल रहा हूं। एट करंट प्राइस वैल्यू कितनी थी, 324.11 लाख करोड़ आपने वैल्यू लिखी, 324.11 लाख करोड़ वैल्यू। इनिशियली हमने डिस्कस भी कर लिया, एट कांस्टेंट प्राइस, एट करंट प्राइस। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, पहले हमने डिस्कस भी कर ली दोनों वैल्यूज को। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे जो केवल राजस्थान के रेस्पेक्ट में, दैट इज जीएसडीपी। जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस, एट कांस्टेंट प्राइस और एट करंट प्राइस, एट करंट प्राइस, एट करंट प्राइस। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्राइस मैंने वैल्यू कितनी बताई थी आपको, 9.06 लाख करोड़। कब की, जो 2000 अपना जो 24-25 है उसमें बताई थी मैंने आपको 9.06 लाख करोड़। इससे पहले वैल्यू कितनी थी, 8.40, 8.40। अब कितनी, 9.06। किसके अंदर है, ये लाख करोड़ के अंदर है वैल्यूज। ये कब की बता रहा हूं, 2023-24 की। ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये 2024-25 की है। तो ये इंक्रीमेंट हुआ है, आपको प्रीवियस वाला ध्यान में नहीं रखना है, मतलब लास्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसका डाटा है 8.40 वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो परसेंटेज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। तो ये सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाएगा 7.82, मतलब जो लास्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें वैल्यू कितनी दी गई थी, 8.40 लाख करोड़, और अभी जो वैल्यू है 9.06। ठीक है, एट करंट प्राइस की मैं वैल्यू बताऊं तो अभी मैंने आपको बताया कि 17.04 लाख करोड़। अच्छा, मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो ये वैल्यू कितनी थी, 15.21 लाख करोड़ ये वैल्यू थी, 15.21 लाख करोड़ वैल्यू थी जो लास्ट अपना इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अंदर। अच्छा, ये वैल्यू जो इंक्रीज हुई है वो परसेंटेज आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, 12.02 ये परसेंटेज है, 12.0। कैसे कैलकुलेट करोगे, 17.04 माइनस 15.21 बट्टे 17.04, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, परसेंटेज निकालना था ना, 12.02। तो ये जो वैल्यू मैंने लिखी है कि कितनी, आपको सिंपली पूछेगा एट करंट प्राइस जीएसडीपी की वैल्यू है, इंक्रीज वैल्यू राजस्थान की कितनी है, एट कांस्टेंट प्राइस जो आपकी वैल्यू है जीएसडीपी की वो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुई है, दैट इज 7.82। ठीक है, तो ये दोनों जो परसेंटेज इंक्रीज है वो वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है जीएसडीपी के बारे में। ठीक है, तो ये अपना जो मेनली था, हमने देखा कि जीएसडीपी के बारे में और जीडीपी के बारे में कुछ जो इंडिकेटर्स हैं उनको आप कंप्लीट ही कर लो। एनएसडीपी के बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में जो वैल्यूज है मैंने बताई, जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब आप जो जीडीपी वैल्यू है उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो वैल्यूज आती है। तो देखना एनएसडीपी के बारे में लिखा देता हूं आपको, एनएसडीपी। ठीक है, तो एनएसडीपी के बारे में देखना, एनएसडीपी की जो वैल्यू है एट कांस्टेंट प्राइस कितनी है, एट कांस्टेंट प्राइस कितनी है, एट कांस्टेंट प्राइस जो वैल्यू है 7.96 लाख करोड़, 7.96 लाख करोड़। इसमें सिंपली परसेंटेज याद रखना आपको, 8.03 जो परसेंट है वो इंक्रीज हुआ है
इसके अंदर वैल्यू के अंदर, और एट करंट प्राइस जो वैल्यू है वो है 15.24। एट करंट प्राइस जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है 15.24 लाख करोड़। ठीक है, जो ये वैल्यू है एनएसडीपी की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें परसेंटेज जो है ये जो आपका 12.23% है उस वैल्यू से इंक्रीज हुई है आपकी जो एट करंट प्राइस पर एनएसडीपी की वैल्यू। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम, इसके बारे में वापस मैं आपसे फर्दर नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको डिस्क्राइब कर दूंगा वापस से। नेक्स्ट में हम पर कैपिटा इनकम के बारे में, जीएसवीए के बारे में, इन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। फिलहाल अपना जीडीपीए और जो अपना जीएसडीपी है उसके बारे में आपको करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेशन में अपन एनएसडीपी के बारे में वापस से जो अपना करेंगे, और जो इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम उनके बाद उससे अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। मेरा